सबने नोट कर लिया क्या ये सारा फॉर्मूलाज, है ना? ओके, नेक्स्ट हमारा आ जाता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला। ठीक है, मैं स्क्रॉल कर रही हूँ। सो नेक्स्ट आ जाता है तुम्हारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला, वी डी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ स्मॉल ई कैपिटल ई डिवाइडेड बाई एम इंटू टाउ। अगेन सारा सब कुछ लिख लो। ये तुम्हारा वी डी वेक्टर हो गया तुम्हारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी, स्मॉल ई इज चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, कैपिटल ई अब तुम्हारे को समझ में आ ही जाएगा, ऊपर लिख रखा है तुमने इलेक्ट्रिक फील्ड है। एम जो है वो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। एंड उसके बाद तुम्हारा टाउ हो जाता है रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, फिर आ जाता है आई और वीडी के बीच का रिलेशन, एन ई ए वी डी। स्मॉल एन हो जाता है नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री चार्जेस। ए हो गया तुम्हारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ई स्मॉल ई अगेन चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, वीडी जो है वो तुम्हारा ड्रिफ्ट स्पीड है। यस बेटा, कंफ्यूजन? नंबर डेंसिटी मतलब यस number density of free charges and number of free charges per unit volume. All right. Done? चलो, सो अब हम लोग वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, जे ई और जे के बीच का जो रिलेशन है उसे प्रूव करेंगे। ठीक है, सो सबसे पहला प्रूफ आ गया, V इज इक्वल टू आई आर होता है। V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई, आर को लिख सकते हैं हम लोग रो एल बाई ए। करेक्ट। मेरे को यहां पर फील्ड के बीच में और वीडी के फील्ड और जे के बीच में रिलेशन चाहिए। आर को मैंने ओपन कर दिया, मुझे V एलिमिनेट करना है, पोटेंशियल डिफरेंस को एलिमिनेट करना है और मुझे फील्ड लाना है। तो V को हम लोग क्या लिख देंगे, V कैन बी रिटन एज E इंटू एल। ऑल राइट, या फिर यहां पर तुम क्या कर सकते हो, ये L को नीचे भेज दो, ये V बाई एल हो गया, इज इक्वल टू I बाई ए को मैंने क्लब कर दिया, जो चीज चाहिए वही चीज हम लोग लेकर के आ रहे हैं, इंटू रो आ गया। V बाई एल ही क्या हो जाएगा तुम्हारा, E। सो ये आ गया तुम्हारा E इज इक्वल टू रो I बाई ए ही जो है वो तुम्हारा J है। ठीक है, तो ये तुम्हारा सिंपल सा डेरिवेशन हो गया। तो E इज इक्वल टू रो J हो गया, या फिर हम लोग क्या लिख सकते हैं, J इज इक्वल टू 1 बाई रो इंटू E। यहीं से तुम्हारे पास क्या आ गया, J इज इक्वल टू सिग्मा E। ईदर फॉर्म तुम यूज कर सकते हो, बोथ आर करेक्ट। J इज इक्वल टू सिग्मा E या फिर E इज इक्वल टू रो J। सो लेटर से कि तुम्हारे को लेटर से कि हमारे पास एक कंडक्टिंग वायर है, उसका मैं तुम्हारे को मैग्नीफाइड व्यू बता रही हूँ। ठीक है, सो यहां पर हो क्या रहा है, इस कंडक्टर के पास बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ऑल राइट, जो कि इजीली मूव कर सकते हैं अलोंग द कंडक्टर। ठीक, सो अब यहां पर जैसे ही मैंने फील्ड प्रोवाइड करा, लेटर से टुवर्ड्स राइट फील्ड प्रोवाइड करा, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स में से मैंने खाली एक ही इलेक्ट्रॉन को शो किया। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो किस डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, इसके पास नेगेटिव चार्ज है, सो इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। F इज इक्वल टू क्या हो जाता है तुम्हारा, QE। तो अगर चार्ज तुम्हारा नेगेटिव होगा तो फोर्स का डायरेक्शन वुड बी ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड,
चार्ज पॉजिटिव होगा तो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, ये तुम्हारे दिमाग में रहना चाहिए। ऑलराइट, तो इलेक्ट्रॉन फोर्स एक्सपीरियंस करेगा पीछे की तरफ ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। इलेक्ट्रॉन्स का ओवरऑल मूवमेंट हमारे को ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड नजर आएगा। बाय कन्वेंशन करंट का डायरेक्शन होता है इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ नेगेटिव फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज। तो करंट का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, करंट आगे की तरफ फ्लो कर रहा है। और हमने क्या सीखा था कि जे वेक्टर जो है इट इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ करंट। तो जे वेक्टर जो है वो भी तुम्हारा आगे की तरफ है और फील्ड भी जो है इट इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। तो मुझे अगर इसको वेक्टोरियली लिखना रहे सो खाली ई और जे में सीधा सीधा मैं वेक्टर शो कर दूंगी क्योंकि दोनों का डायरेक्शन इज सेम। कोई कंफ्यूजन किसी को भी है ना? और यहां से भी हमारे पास क्या आ जाएगा, जे वेक्टर इज इक्वल टू सिग्मा ई वेक्टर। ठीक है, सो करंट अगर तुम्हारा टुवर्ड्स राइट फ्लो कर रहा है तो करंट फ्लोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, है ना? सो यहां पर कंडक्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो तुम्हारा v का है एंड लेट l बी दी लेंथ ऑफ द कंडक्टर। तो इसीलिए यहां पर हमने e को जो है क्या लिख दिया था, सिंपली v डिवाइडेड बाई l। एनी डाउट एनीवन? ठीक है, v इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर। ठीक, ये रहा, अभी अभी तुमने बताया भी था ये। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, है ना? यहाँ पर एनालाइज करने पे समझ में आ रहा है ना कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ड्रिफ्ट होंगे ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, और इलेक्ट्रॉन्स जिस डायरेक्शन में ड्रिफ्ट होंगे क्योंकि वो नेगेटिव चार्ज है, बाय कन्वेंशन करंट का डायरेक्शन वुड बी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, और जो तुम्हारा करंट का डायरेक्शन है वही तुम्हारा जे वेक्टर का डायरेक्शन है। सो जे वेक्टर एंड ई वेक्टर का डायरेक्शन आर सेम, है ना? डन, बड़े आगे। ओके, सो ये तुम्हारे को एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है, तुम्हारे को 1 मार्क में भी पूछा जा सकता है, ये भी पूछा जा सकता है कि इसका डेरिवेशन करो। इसका डेरिवेशन जो छोटा 2 मार्क्स में ही आएगा ज्यादा से ज्यादा। ठीक, अब आ जाता है हमारा वीडी का डेरिवेशन, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वीडी वेक्टर, इसका एक्सप्रेशन निकालेंगे। अगेन लेट अस से कि हमारे पास एक कंडक्टर है ना? बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है इसके अंदर, है ना? अभी मैंने किसी भी तरीके का फील्ड इस कंडक्टर के अक्रॉस नहीं प्रोवाइड करा है, कोई भी फील्ड नहीं है। सो ऐसा नहीं है कि जो अगर कोई फील्ड नहीं रहेगा तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो मूव नहीं कर रहे हैं, वो अभी भी मूव कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि वो दे आर फ्री टू मूव विद इन द कंडक्टर। यहां पर हो क्या रहा है, विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड जब ये मूव कर रहे हैं, ये अगेन अनगिनत इलेक्ट्रॉन्स में से मैंने एक इलेक्ट्रॉन को चूज करा, ये जब ये मूव करेगा, लेटर से यहाँ गया, यहाँ पर टक्कर खाएगा, इसको खाली रास्ता तो नहीं मिलने वाला, वैक्यूम तो नहीं अंदर, अंदर क्या क्या है, फिक्स्ड आयंस है। ऑलराइट, साथ के साथ और भी सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये क्या करेगा, टक्कर खाते हुए इधर उधर इस तरीके से मूव करता रहेगा। ओवरऑल जो है वो यही का यही रह जाएगा। ये मूव तो करने का कोशिश कर रहा है लेकिन सबसे टक्कर खा खा करके मोर और लेस वो वहीं का वहीं रह जाएगा। तो इसीलिए ओवरऑल हमारे को करंट का फ्लो नहीं दिखता है। ठीक है, अब जब हम लोग यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड कर देते हैं, लेट अस से कि मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करा टुवर्ड्स लेफ्ट, अभी भी क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन जो है अभी भी रैंडम, अभी भी उसको खाली रास्ता तो नहीं मिलने वाला है, अभी भी वो चलने का कोशिश करेगा, लेकिन उसको एक फील्ड के वजह से ये इलेक्ट्रॉन जो है राइट की तरफ एक धक्का एक्सपीरियंस करेगा। तो ओवरऑल पाथ में जो है ना अभी भी रैंडम मोशन ही रहेगा, लेकिन हल्का हल्का सा वो क्या रहेगा, फील्ड के उल्टे डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। ऑलराइट, तो इनिशियली वो जहां पर पहुंच रहा था अभी भी इस तरीके का ही रैंडम मोशन रहेगा। अब जो है ये अगर पहले यहां पहुंच रहा था तो थोड़ा सा फील्ड के उल्टे डायरेक्शन में थोड़ा सा खिसक गया, खिसकने के ही फिनोमिनन को हम लोग कहते हैं ड्रिफ्ट, है ना? कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ड्रिफ्ट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली तुम्हारा चल नहीं रहा है, वो क्या कर रहा है, ड्रिफ्ट कर रहा है। ऑलराइट, यही कॉन्सेप्ट को हम लोग पढ़ रहे हैं और इसी के एक्सप्रेशन को अभी हम लोग निकालेंगे। ऑलराइट, सो जब जैसे ही हम लोग फील्ड प्रोवाइड कर देते हैं तो सारे इलेक्ट्रॉन्स को जो है एक दिशा मिल जाता है, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है अब वो
एक धक्का खा रहे हैं। ऑल राइट, सो जब हम लोग कंडक्टर का बात कर रहे हैं, मुझे एक ओवरऑल एवरेज सिनेरियो नजर आ रहा है। प्रवित, ओके, सो इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहा है तुम्हारा, ड्रिफ्ट कर रहा है, ठीक है, जिस वजह से फील्ड प्रोवाइड करने पर जो है करंट फ्लो होने लग रहा है, क्योंकि एक डायरेक्शन में वो थोड़ा 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 करके खिसकता जा रहा है। अब यहां पर क्या हो रहा है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स में से लेटर से मैंने ith इलेक्ट्रॉन चूज करा एंड देयर आर n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। सो अब हम लोग इस इलेक्ट्रॉन को ऑब्जर्व करते हैं। ये रहा तुम्हारा इलेक्ट्रॉन। ऑल राइट, सो लेटर से कि ये यहां पर एक कोलिजन हुआ, कोलिजन होने के बाद ये इस डायरेक्शन में स्कैटर कर गया, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में वो उसने वेलोसिटी गेन करा आफ्टर द कोलिजन। अब अगला कोलिजन जो है यहां पर आकर के हो रहा है लेटर से, ठीक है। सो यहां से यहां तक जो इसने स्ट्रेट लाइन ट्रैवल करा, यहां पर जो है इसको किसी भी तरीके का रुकावट नहीं मिला, ठीक है। सो यहां से यहां तक जो इसको खाली टाइम मिला, इसको हम लोग कह दे रहे टी आई टाइम के लिए जो है वो बिना किसी टक्कर के चल पाया, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी था इसके पास लेटर से वी आई वेक्टर, मतलब पहले टक्कर के बाद जो इसने वेलोसिटी गेन करा वो वी आई वेक्टर है। अब टी आई टाइम तक जो है ये फील्ड की वजह से क्या एक्सपीरियंस कर रहा था, फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा था। फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा था तो उस फोर्स की वजह से इसके पास एक्सेलरेशन होगा। सो एक्सेलरेशन ऑफ द ith पार्टिकल ए आई तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये फोर्स डिवाइडेड बाय द मास। फोर्स क्या हो जाएगा, चार्ज इनटू द फील्ड डिवाइडेड बाय मास, ये हो गया तुम्हारा एक्सेलरेशन। ये कितने देर के लिए फ्रीली मूव कर रहा था, टी आई टाइम के लिए। तो टी आई टाइम तक के अंदर अंदर इसका एक फाइनल वेलोसिटी हो गया होगा, जिसको हम लोग कह रहे हैं कैपिटल वी आई वेक्टर, है ना। इट इज द वेलोसिटी गेन बाय द इलेक्ट्रॉन इन टाइम टी आई। तो टक्कर खाने से पहले पहले इसका जो वेलोसिटी हो गया वो कितना हो जाएगा तुम्हारा, इनिशियल वेलोसिटी वी आई वेक्टर, और एडिशनल वो वेलोसिटी किसके वजह से गेन कर रहा है, एक्सेलरेशन के वजह से, एंड दैट वुड बी योर माइनस ई बाई एम इंटू टी आई। ये चीज हो रहा है, ये हो रहा है फॉर ith इलेक्ट्रॉन। मैं जब कंडक्टर को देख रही हूं, मेरे को एक ओवरऑल एवरेज सिनेरियो नजर आ रहा है, सारे इलेक्ट्रॉन्स के साथ क्या हो रहा है उसका एक एवरेज रिजल्ट मुझे मिल रहा है। तो यहाँ पर हम लोग एवरेजिंग करेंगे। एवरेजिंग का मतलब क्या हो गया, अगर मुझे एवरेज रिजल्ट चाहिए, सबके मार्क्स ऐड करूंगी डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। यहाँ पर भी वही करेंगे, टेकिंग एवरेज, टेकिंग कौन सा, कहाँ पर, किस पॉइंट पे, एक्सेलरेशन वाला। देखो एक्सेलरेशन की वजह से यहाँ मतलब कि हो क्या रहा है, ये जो तुम्हारा फोर्स है ना, वो तुम्हारा इफेक्टिव फील्ड की वजह से जो फोर्स है वो इफेक्टिव है दो कोलिजन्स के बीच में। जैसे ही कोलिजन हो रहा है फिजिक्स थोड़ा सा चेंज हो जा रहा है। क्यों, क्योंकि जैसे ही कोलिजन हो रहा है जो पार्टिकल्स कोलाइड कर रहे हैं वो दोनों एक दूसरे के ऊपर फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं, है ना, और वो तुम्हारा इंपल्सिव फोर्स है। तो उस दौरान जो है फिजिक्स थोड़ा सा चेंज हो जाता है। तो फील्ड का जो तुम्हारा फोर्स है वो इफेक्टिव कब तक है, दो कोलिजन्स के बीच में। दो कोलिजन्स के बीच में इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो ओनली फोर्स एक्ट कर रहा है वो है तुम्हारा फील्ड की वजह से फोर्स। ऑल राइट, सो हम लोग दो कोलिजन्स के बीच में देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन्स के साथ क्या हो रहा है। व्हाट द पॉइंट। सो पहला यहाँ पर ये किसी ना किसी से टकराया होगा, उस टक्कर के वजह से लेटर से कि वो इनिशियली वेलोसिटी गेन कर गया इस डायरेक्शन में। ऑल राइट, अब ये फील्ड की वजह से एडिशनली क्या कर रहा है, ये फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है तुम्हारा टुवर्ड्स राइट। तो ये इसके पास जो इनिशियल वेलोसिटी था वो तो रहेगा ही, फाइनल वेलोसिटी में क्या हो जाएगा, जो इनिशियल वेलोसिटी वो तो है ही, प्लस एक्सेलरेशन की वजह से वो और थोड़ा सा वेलोसिटी गेन कर जाएगा। एक्सेलरेशन की वजह से जो वेलोसिटी गेन करेगा वो क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन इनटू द टाइम, जितने देर के लिए ये फोर्स तुम्हारा इफेक्टिव है, खाली यही फोर्स एक्सर्ट हो रहा है इलेक्ट्रॉन पे। सो जो एडिशनल वेलोसिटी जो वो गेन कर रहा है एक्सेलरेशन की वजह से वो हो जा रहा है ए इंटू टी आई। तो इसको मैंने इनिशियल वेलोसिटी में ऐड कर दिया, वेक्टोरियली हम लोग एडिशन कर रहे हैं। एनी डाउट, ठीक है। ये हमारा तो ये जो कैपिटल वी आई है, इट इज द वेलोसिटी गेन्ड बाय द इलेक्ट्रॉन जस्ट बिफोर द नेक्स्ट कोलिजन, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, एवरेज करेंगे। एवरेज का मतलब क्या हो गया, समेशन ऑफ वी आई, आई रनिंग फ्रॉम आई
1 to n, लेट अस से टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स फ्री चार्जेस जो है वो कैपिटल n है, ठीक, इज इक्वल टू summation of vi vector I running from 1 to n divided by n minus ये e vector by m ti का समेशन। धृति कोई डाउट? हिमानी, अर्णव? ओ बड़े आगे। अब यहाँ पर सब लोगों का फोकस इधर रहना चाहिए। यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो मैं ऑन एन एवरेज देख रही हूँ, ये जो तुम्हारा स्मॉल वी आई है, इसके ऊपर ध्यान दो। ये क्या है, टक्कर खाने के बाद जो वेलोसिटी गेन कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है, सारे इलेक्ट्रॉन्स टक्कर खाने के बाद जो है रैंडम डायरेक्शन में तुम्हारा वेलोसिटी गेन कर रहे हैं, एकदम रैंडम डायरेक्शन में। ऑलराइट, कोई फिक्स लैटिस से टकरा रहा होगा, कोई दूसरे वाले फ्री इलेक्ट्रॉन से टकरा रहा होगा, तो सारे इलेक्ट्रॉन्स जो तुम्हारा वेलोसिटी गेन कर रहे हैं जस्ट आफ्टर कोलिजन, वो एकदम रैंडम डायरेक्शन रह रहा है। तो इनका अगर हम लोग वेक्टर सम करेंगे तो वो तुम्हारा ऑन एन एवरेज 0 आ जाता है। सारा हम लोग एवरेज का बात करें, क्योंकि उस टाइम पर जो है वो एकदम रैंडम डायरेक्शन में क्या कर रहा है, तुम्हारा स्कैटर हो रहा है। ऑलराइट, तो इस वजह से इसका जो तुम्हारा एवरेज है वो तुम्हारा क्या हो जाता है, 0। ऑलराइट, सो यहां पर लिख सकते हो दैट सिंस द इलेक्ट्रॉन्स आफ्टर collision gain velocity in random direction, therefore summation of small vi vector का जो एवरेज है दिस इज इक्वल टू 0। और ये जो तुम्हारा टर्म है जो फाइनल वेलोसिटी गेन कर रहा है ऑन एन एवरेज, दिस इज ओनली कॉल्ड एज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, सो ये हो गया तुम्हारा, देयरफॉर vd वेक्टर इज इक्वल टू, यही तुम्हारा हो गया vd वेक्टर, ठीक है, इज इक्वल टू 0 हो गया। अच्छा, यहां पर इस समेशन में, टी वाले समेशन में देखो, स्मॉल ई चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, कैपिटल ई वेक्टर इज द फील्ड, एम इज मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ये टर्म तुम्हारा कांस्टेंट है, तो ये कांस्टेंट टर्म तुम्हारा समेशन के बाहर आ जाएगा। सो ये हो गया तुम्हारा माइनस ऑफ ई वेक्टर बाई एम समेशन ऑफ टी आई रनिंग फ्रॉम 1 to n डिवाइडेड बाई n। सो ये आ गया तुम्हारा रिलैक्सेशन टाइम, vd वेक्टर आ गया तुम्हारा माइनस ऑफ ई बाई एम, एंड इसी को हम लोग कह रहे हैं टाउ, वेयर टाउ इज योर रिलैक्सेशन टाइम, वेयर टाउ इज रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है क्या? रिलैक्सेशन टाइम का मतलब क्या हो गया कि दो कोलिजन के बीच में जो तुम्हारे को ऑन एन एवरेज सारे इलेक्ट्रॉन्स को टाइम मिल रहा है उसको हम लोग कह दे रहे हैं रिलैक्सेशन टाइम। किसी किसी इलेक्ट्रॉन को रिलैक्सेशन टाइम से ज्यादा टाइम मिल सकता है दो कोलिजन्स के बीच में, एंड किसी किसी इलेक्ट्रॉन्स को कम टाइम भी मिल सकता है। ये हमारा एवरेज सिनेरियो है। ठीक है, तो ये तुम्हारा रिलेशन डिराइव हो गया। डेरिवेशंस कोई भी स्किप नहीं करना है। फ्रीक्वेंटली तुम्हारे से पूछा जाता है इसके बाद वाला डेरिवेशन, वैसे ये वाला डेरिवेशन भी अगेन बोर्ड में पूछा गया है। आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी वाला जो रिलेशन है जो मैं इसके बाद प्रूव करवाने वाली हूँ वो, फिर उसी के थ्रू तुम्हारा रो का डेरिवेशन, ये रेजिस्टिविटी का, कंडक्टिविटी का एक्सप्रेशन, ये सारा तुम्हारे को बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, लेकिन तभी भी इसका मतलब ये नहीं है कि किसी भी डेरिवेशन को स्किप करेंगे। जो सारा डेरिवेशन हो रहा है सबको प्रैक्टिस में रखना है। ओके, सो अब आ जाता है हमारा रिलेशन बिटवीन आई एंड वी डी।
ठीक है, अगेन मैंने कंडक्टर कंसिडर कर लिया। ऑल राइट, अब मुझे आई और वी डी के बीच में रिलेशन चाहिए। सो करंट क्या रहता, तो क्या होता है तुम्हारा, कितना चार्ज फ्लो करा इन अ गिवन टाइम इंटरवल, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, है ना। तो डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, यही करते हैं हम लोग। ठीक, अब हम लोग क्या सीख गए हैं कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो किस स्पीड से ड्रिफ्ट कर रहे हैं, वीडी स्पीड से ड्रिफ्ट कर रहे हैं, है ना। सो लेट अस से कि यहां पर अब जो है मैं यहां वाले इलेक्ट्रॉन्स को कंसिडर कर रही हूँ। इस पूरे के पूरे कंडक्टर में तुम्हारे बहुत सारे ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स है, उसमें से मैंने खाली लेफ्ट फेस वाले इलेक्ट्रॉन्स को कंसिडर करा। ये तुम्हारा फेस 1 फेस 2, ठीक है। लेट ए बी द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। अब यहां पर क्या हो रहा है, लेट अस से कि हमने फील्ड प्रोवाइड करा तुम्हारा टुवर्ड्स लेफ्ट, तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो है वो दे विल स्टार्ट ड्रिफ्टिंग टुवर्ड्स राइट। अग्रीड। अब इनका स्पीड कितना है, वीडी। डेल्टा टी टाइम में ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कितना लेंथ ट्रैवल कर जाएंगे, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय देम वुड बी स्पीड इनटू द टाइम इंटरवल, वीडी इनटू डेल्टा टी। लेट अस से कि ये वाले इलेक्ट्रॉन्स डेल्टा टी टाइम के बाद जो है यहां पर आ गए, सेकेंड फेज पर आ गए, तो इन्होंने कितना लेंथ ट्रैवल किया होगा, वीडी इंटू डेल्टा टी। अग्रीड एवरीवन, ओके। अब जो है मेरे को ये बताओ कि लेटर से तुम लोग क्लास में ना, तुम लोग सब लोगों को मैंने लाइन में खड़ा कर दिया और उसके बाद फिर तुम उसी लाइन में तुम लोग बाहर जा रहे हो। ऑल राइट, जिस मोमेंट में मैं ये कहूंगी कि लास्ट बच्चा जो है वो क्लास के बाहर चला गया है, तो ये अंडरस्टूड रहेगा कि लास्ट बच्चे से पहले जितने भी सारे बच्चे थे वो सारे इस डोर से पास कर चुके होंगे। यस। सो अगर मैं यहां पर ये कह रही हूं कि जो तुम्हारा लेफ्ट फेस वाले जो इलेक्ट्रॉन्स है वो अगर सेकेंड फेज को पास कर चुके हैं, तो इसके सामने जितने भी इलेक्ट्रॉन्स रहे होंगे वो सारे इस एरिया को, इस प्लेट सेकेंड को क्रॉस कर चुके होंगे। सो यानी कि यहां पर हुआ क्या, डेल्टा टी टाइम इंटरवल में ये जो तुम्हारा सिलेंड्रिकल पोर्शन जो है इस वॉल्यूम में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स रहे होंगे सारे क्या कर चुके होंगे, सेकेंड फेज को क्रॉस कर चुके होंगे। ऑल राइट, तो मेरे को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना होगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को उसके चार्ज से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मुझे मिल जाएगा कि कितना चार्ज पास हुआ और वो कितने इंटरवल में पास हो रहा है, डेल्टा टी इंटरवल में। उसको डेल्टा टी से डिवाइड कर देंगे तो मुझे करंट मिल जाएगा। दैट्स माय स्ट्रैटेजी। क्लियर है। सो उसके लिए जो है ये ए हो गया तुम्हारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। ऑल राइट, स्मॉल एन हो जाता है तुम्हारा नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री चार्जेस। ऑल राइट, सो यहां पर अगर मुझे नंबर ऑफ चार्जेस पास थ्रू सेकेंड प्लेट इन टाइम डेल्टा टी है ना, सो नंबर ऑफ फ्री चार्जेस दैट passed through plate 2 वो तुम्हारा कितना हो जाएगा, नंबर डेंसिटी का मतलब हो गया नंबर ऑफ फ्री चार्जेस पर यूनिट वॉल्यूम। तो स्मॉल एन को मल्टीप्लाई कर देंगे विद द वॉल्यूम ऑफ दिस सिलेंडर। वॉल्यूम क्या हो जाता है तुम्हारा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू द लेंथ। करेक्ट। सो ए इंटू वी डी डेल्टा टी, ये हो गया टोटल नंबर ऑफ चार्जेस जो पास हुए। अमाउंट ऑफ चार्ज कितना हो जाएगा, जस्ट द मैग्नीट्यूड, उसको ई से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऑल राइट, क्यों मैं मैग्नीट्यूड के बारे में क्यों बात कर रही हूँ, अगेन आई एम कंसर्न अबाउट द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट। ठीक है, एंड एनीवे करंट तुम्हारा, करंट के पास डायरेक्शन है बट इट इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। ऑल राइट, वी कंसिडर इट एज स्केलर। ठीक है, सो क्लास 12 के हिसाब से हम लोग उसको स्केलर ही मानते हुए आगे बढ़ेंगे। सो आई हो जाएगा तुम्हारा मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज सिंपली क्या हो जाएगा, एन ए वी डी डेल्टा टी। ये तुम्हारा नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल जो क्रॉस हुआ, और हर एक के पास जो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज है, इलेक्ट्रॉन्स के पास जो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज है वो स्मॉल ई है, डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। नेगेटिव साइन नहीं लगाया मैग्नीट्यूड की वजह से, यहां से
यहाँ पर तो हम लोग करंट के केस में बेटा मैग्नीट्यूड के बारे में बात करते हैं ना। आई का नेगेटिव, वही मैं कह रही हूँ, तुम्हारा आई का नेगेटिव होने का कोई सेंस नहीं बनता। नेगेटिव करंट का तुम क्या बताओगे, क्या मतलब हो रहा है ना। उसका खाली डायरेक्शन से तुम्हारा रहता है, लेकिन अगेन वो तुम्हारा खाली क्या हो जा रहा है, उसको वेक्टोरियली तो हम लोग नहीं शो कर सकते, समझ रही है। तो इसी वजह से इसमें हम लोग क्या करें, एक्सप्लेनेशन ताकि हमारे को कम देना रहे, सो सीधा सीधा लिख दिया तो मैग्नीट्यूड, दैट्स इट। क्लियर है क्या, है ना। सो यहां पर तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा तुम्हारा एन ई ए वी डी। ऑल राइट, क्लियर हो गया, ओके। सो ये रिलेशन हमारा डिराइव हो गया, I इज इक्वल टू एन ई ए वी डी, ये तुम्हारा इंपॉर्टेंट है। अब आगे के जो भी डेरिवेशंस है ना वो इसी रिलेशन के थ्रू रहेगा। रो का डेरिवेशन हो गया, उसके बाद रो का आ गया मतलब कंडक्टिविटी आ जाएगा। फिर इसी रिलेशन से तुम्हारे को ये प्रूव करने के लिए बोल सकता है हाँ रेजिस्टेंस का एक्सप्रेशन, या फिर ये तुम्हारे से पूछा जा सकता है कि ओम्स लॉ प्रूव करो, दैट इज V इज प्रोपोर्शनल टू I। ये भी तुम्हारे से पूछा जा सकता है कि रेजिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, ये भी तुम प्रूव करो। तो तुम्हारे को करंट इलेक्ट्रिसिटी में जो है इन दोनों चीजों का एक्सप्रेशन तुम्हारे को एकदम याद रहना चाहिए। एक तो हो गया ये करंट और वीडी का एक्सप्रेशन। वीडी हो गया तुम्हारा वेलोसिटी। तरीका मैं तुम्हारे को बता देती हूँ कि किस तरीके से याद रख सकते हो। वेलोसिटी इज मतलब कि ये कॉन्सेप्चुअली मैं तुम्हारे को नहीं बता रही हूँ, अगेन ध्यान रखना, मैं कॉन्सेप्चुअली नहीं बता रही हूँ, जस्ट याद रखने का तरीका मैं तुम्हारे को बता दे रही हूँ। इफ इनिशियल वेलोसिटी इज 0 तो वेलोसिटी का जो तुम्हारा एक्सप्रेशन होता है वो कैसा रह जाता है, तुम्हारा एक्सेलरेशन इनटू टाइम के फॉर्मेट में। यहाँ पर भी तुम्हारा एक्सेलरेशन इनटू टाइम के फॉर्मेट में ही है, और हो सकता है कि भूल जाओ, तो इसीलिए तुम अगर ये स्टेप्स याद रखोगे ना तो तुम अगर भूलोगे भी तो तुम्हारे को पता रहेगा कि तुम किस तरीके से ट्रेस बैक कर सकते हो। एक्सेलरेशन इनटू टाइम के फॉर्मेट में रहेगा। यहाँ पर सारा बात एवरेज में बात हो रहा है, तो टाइम में तुम्हारा एवरेज टाइम आ जाएगा, द एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, इससे तुम्हारा लिंक हो जाएगा। एक्सेलरेशन क्या हो जाता है, फोर्स अपॉन मास, और फोर्स क्या हो जाता है, चार्ज इनटू द फील्ड। मतलब इतना अगर तुम बैक ट्रैक कर लोगे तो तुम्हारे को इवेंचुअली याद आ जाएगा। ऑल राइट, सो एक और करंट के लिए तुम याद रख सकते हो I इज इक्वल टू नीवा, NEVA। N स्टैंड्स फॉर स्मॉल n, ये E स्टैंड्स फॉर छोटा e, ये तुम्हारा हो गया चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, A क्रॉस सेक्शन एरिया, V द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो इस तरीके से तुम एक्रोनिम्स भी बना सकते हो। ऑल राइट, एंड ये तुम्हारा VD का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन, यहाँ पर हम लोग मैग्नीट्यूड्स का ही बात कर रहे हैं, सो मैग्नीट्यूड हो जाएगा EE डिवाइडेड बाई M, एक्सेलरेशन हो गया फोर्स बाय मास इनटू टाउ। तो कोई भी फॉर्मूलाज अगर तुम्हारे को याद नहीं हो रहा है तो तुम्हारे को थोड़ा सा एक स्टोरी बनाना रहेगा, और अगर तुम्हारे को लग रहा है कि फॉर्मूलाज नहीं याद हो रहा है, कैसा ट्रिक बनाए, क्या करें, तो मेरे से बता देना, हम लोग कुछ सोच सकते हैं। ऑल राइट, हमेशा किसी भी चीज को तुम्हारे को अगर ध्यान रखना है, तुम्हारे को थोड़ा सा लिंक्स बनाने रहेंगे, ठीक है, ओके। तो ये दोनों एक्सप्रेशन हमारे को याद रखना है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब वाला हमारा फास्ट फास्ट होने लगेगा। I इज इक्वल टू हो गया तुम्हारा NEA VD के एक्सप्रेशन को अब पुट कर देंगे, स्मॉल e कैपिटल E बाई M इंटू टाउ, ठीक है। मैं निकालना चाह रही हूँ द एक्सप्रेशन फॉर रो या फिर सिग्मा। एक्सप्रेशन फॉर रो और सिग्मा अगर मुझे चाहिए, आई हैव ओनली वन रिलेशन विच इज E इज इक्वल टू V बाई L, वो वाला भी है। उसके अलावा मुझे रो और सिग्मा चाहिए, इसमें तो तुम्हारा रो और सिग्मा नहीं आया। रो और सिग्मा वाला कौन सा एक्सप्रेशन है, E इज इक्वल टू रो जे, है ना। J इज योर करंट बाई एरिया, तो यहां पर मेरे पास एरिया भी है, करंट भी है, तो यहां से मुझे हिंट मिल जा रहा है। सबसे पहले तो I बाई A कर देते हैं, और मेरे पास फील्ड भी आ गया, खत्म है। यहां पर मेरे पास सारा सब कुछ है, गेटिंग द पॉइंट। सो बार बार इसी चीज के ऊपर तुम्हारे को फोकस करना है, स्टेप्स को ऐसे ही नहीं याद रखना है, तुम्हारे को देखना पड़ेगा कि क्या पूछा है, उससे रिलेटेड मुझे क्या याद है। ये तुम्हारे को दे देगा I इज इक्वल टू NEA VD, इससे तुम्हारे को प्रूफ करना है
क्या प्रूव करना है? एक्सप्रेशन फॉर रो या जे। अब एक्सप्रेशन फॉर रो या जे अगर तुम्हारे से पूछा, तुम्हारे पास एक ही रिलेशन है, दैट इज ई इज इक्वल टू रो जे। तो तुम्हारे को पता है कि मुझे अकॉर्डिंगली चलना है। जे का मुझे पता है आई बाई ए होता है, ई ऑलरेडी प्रेजेंट है, सारा तुम्हारा जो भी फिजिकल क्वांटिटीज चाहिए वो हमारे पास है। तो ये हो गया तुम्हारा एन ई स्क्वायर टाउ बाई एम, इसको साथ में लिख दिया, इनटू कैपिटल ई। सो आई बाई ए हो गया तुम्हारा जे इज इक्वल टू एन ई स्क्वायर टाउ बाई एम इंटू ई। अगर सिग्मा पूछता है, इसको कंपेयर कर दो विथ जे इज इक्वल टू सिग्मा ई, है ना, कंपेयरिंग विथ जे इज इक्वल टू सिग्मा ई। तो यहां पर से तुम्हारे पास क्या आ जाएगा? सिग्मा इज इक्वल टू एन ई स्क्वायर टाउ बाई एम, जहां पर सिग्मा क्या है? सिग्मा इज कंडक्टिविटी। रो अगर पूछता है, रो इज इक्वल टू 1 बाई सिग्मा होता है, खत्म, एम बाई एन ई स्क्वायर टाउ। रो आ गया तुम्हारा रेजिस्टिविटी। क्लियर है? इन एक्सप्रेशंस को डालो डायरी में। क्या बाबू? नहीं, रो इज इक्वल टू 1 बाई सिग्मा। अच्छा अच्छा, ये तुम्हारा हो गया रो, है ना। इन ये तुम्हारे डायरी फॉर्मूलाज, ये दोनों जाएगा डायरी में। रो सिग्मा, ठीक है। डन, ठीक है। अब इसी में से जो है ना तुम्हारा एक एक्सप्लेन टाइप क्वेश्चन आ जाता है कि ये बताओ रेजिस्टिविटी जो है उसका टेम्परेचर के साथ क्या रिलेशन है। सो एज टेम्परेचर T इंक्रीजेस, तो तुम्हारा क्या कम, रैंडम मोशन बढ़ जाएगा। रैंडम मोशन बढ़ रहा है मतलब जिस रेट से टकराव हो रहा था पार्टिकल्स के बीच में वो तुम्हारा बढ़ जाएगा, है ना। सो एज टेम्परेचर इंक्रीजेस रैंडम मोशन, तुम्हारे को पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। रैंडम मोशन इंक्रीजेस, है ना, दस टाउ जो रिलैक्सेशन, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम है। रिलैक्सेशन टाइम क्या था? ऑन एन एवरेज इलेक्ट्रॉन्स को कितना टाइम मिल रहा है दो कोलिजन्स के बीच में, वो कम हो जाएगा क्योंकि जल्दी जल्दी टक्कर खा रहे हैं आप। सो टाउ डिक्रीजेस, टाउ डिक्रीज हो रहा है तो रो इंक्रीजेस, रेजिस्टिविटी तुम्हारा इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीजेस डिक्रीजेस में पेपर में ऐसे करके नहीं लिखना है, प्रॉपर लिखना है, इंक्रीजेस स्पेलिंग के साथ, है ना। व्हाट्सएप उसमें नहीं जाना है, वैसा लैंग्वेज में तो बिल्कुल भी नहीं लिखना है, ठीक है। सुजय, क्यों तुम्हारे ऊपर मेरे को शक हो रहा है अचानक से? वैसे ही लिखता है, वाह। व्हाट्सएप में ही आंसर कर दिया करो, बोलो नहीं लिखना है मेरे को पेपर में। डन, ओके। सो ये एक्सप्लेन टाइप क्वेश्चंस के ऊपर फोकस रखना है। बहुत इस तरीके के सवाल रहते हैं 1 1 मार्क में। इसी में तुम अगर ढंग से नहीं लिखोगे तो आधा 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 करके बहुत सारा मार्क्स कट जाता है। हमारे को लगता है कि इतना तो लिख करके आ गए, दे ही देंगे मार्क्स, दे ही देंगे। 1 1 मार्क का रहेगा तो हाफ हाफ मार्क्स ही मिलेगा। अगर तुम लोग आईसीएसई में अभी ये सब आया है क्या? हाफ मार्क्स नहीं देते? अच्छा, सीबीएसई में तो तुम लोग को आधा उधर मिल जाता है। ओके, नहीं एक्सप्लेन टाइप क्वेश्चंस में भी तुम्हारा हाफ वाफ कुछ नहीं देते। ओके, ऑलराइट, तो तब तो तुम्हारे को एग्जैक्ट रहना पड़ेगा, ठीक है।
ओके, ये हमारा हो गया। इसके बाद जो है अगेन स्ट्रेट फॉरवर्ड से रहेगा। ये वीडी तक का ये वाला एक्सप्रेशन तुमने कर लिया ना, यहां तक का एक्सप्रेशन तुम्हारा आ गया, ठीक है। अब यहां से फिर से उठाते हैं, ठीक। अगर तुम्हारे से ओम्स लॉ पूछा जाता है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, है ना, तो I तो तुम्हारा आ रखा है। अब यहां पर तुम्हारे को पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, तो यहां पर तुम किसको एलिमिनेट कर दोगे, फील्ड को उठा कर रख दोगे V/L। तो तुम ये देख रहे हो, तुम्हारे को हिंट जो है ना, जो पूछा गया है उससे उठाना है, याद करने का कोशिश नहीं करना है। अब क्या पूछा गया उस हिसाब से मैं आगे बढ़ रही हूं। सो यहां पर तुम्हारा फील्ड को हम लोग लिख देंगे, आई को एज इट इज रहने देंगे, यहां पर जे से रिप्लेस नहीं करेंगे क्योंकि वी इज प्रोपोर्शनल टू आई, यही मेरे को प्रूफ करना है। सो आई इज इक्वल टू एन ई स्क्वायर टाउ ए बाई एम, ई को लिख देंगे V/L, है ना। सो V इज इक्वल टू क्या आ जा रहा है तुम्हारा, ML डिवाइडेड बाई एन ई स्क्वायर टाउ ए इंटू आई। सो ये वाला टर्म जो है वो तुम्हारा कैसा है, कांस्टेंट है फॉर अ गिवन मटेरियल। टाउ जो एवरेज रिलैक्सेशन टाइम होता है वो मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है। नंबर डेंसिटी कौन से मटेरियल में कितना ज्यादा तुम्हारा नंबर डेंसिटी होगा वो अगेन तुम्हारा मटेरियल के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ऑलराइट, सो फॉर अ गिवन मटेरियल ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। जो तुम्हारा कंडक्टर है उसका लेंथ फिक्स्ड है, एरिया फिक्स्ड है। सो यहां पर से हम लोग कह सकते हैं देयरफॉर V इज प्रोपोर्शनल टू I। ओम्स लॉ तुम्हारा प्रूफ हो गया इधर से। इसको अगर हम लोग ओम्स लॉ वाले एक्सप्रेशन से कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग विथ V इज इक्वल टू IR, R आ जाएगा तुम्हारा, R आ जाएगा तुम्हारा M बाई एन ई स्क्वायर टाउ L बाई A। तो यहां पर रेजिस्टेंस का भी हमारा प्रूफ हो जा रहा है दैट ये वाला टर्म इज अगेन अ कांस्टेंट। सो R इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। ये तुम्हारे को चीजें पूछी जा सकती हैं, ठीक है। एंड R इज इक्वल टू रो L बाई A से कंपेयर करोगे तो यही वाला तुम्हारा, यही कांस्टेंट क्या है तुम्हारा, रो है, जो अभी अभी हमने प्रूफ करा। क्लियर है। हाँ, ये रहा, किधर ये चलेगा और ऊपर, डन। अब ये VDI इन सब से रिलेटेड तुम्हारा एक और डेफिनेशन आ जाता है, वो हो जाता है तुम्हारा मोबिलिटी का। मोबिलिटी, इसको हम लोग म्यू से भी डिनोट करते हैं। ये तुम्हारा स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी, और इसका डेफिनेशन भी जो है ना वो बिल्कुल मैथमेटिकल है। म्यू इज इक्वल टू हो जाता है मैग्नीट्यूड ऑफ, इट इज दी रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड दी इलेक्ट्रिक फील्ड। ऑल राइट, वीडी का मैग्नीट्यूड इज, अगेन बार बार करके रिवाइज करते रहो, क्या हो जाता है एक्सेलरेशन इनटू टाइम के फॉर्मेट में। एक्सेलरेशन हो जाता है तुम्हारा फोर्स बाय मास। इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जो फोर्स एक्सर्ट हो रहा है वो ई है अपॉन एम इंटू टाउ डिवाइडेड बाई ई। सो ये आ गया तुम्हारा ई टाउ बाई एम। इस पूरे को भेज दो मोबिलिटी, ये पूरा का पूरा तुम्हारा डायरी में जाएगा। मोबिलिटी का ध्यान नहीं रहता है कि ये तुम्हारा स्केलर क्वांटिटी पूछ देता है, ये तुम्हारा एक स्केलर क्वांटिटी है। इसका एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, एसआई यूनिट हो जाएगा तुम्हारा, वीडी का हो जाता है मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाई ये तुम्हारा फील्ड का हो जाता है न्यूटन पर कूलम। तो खुद से ही तुम लोग सेट कर सकते हो अगर नहीं ध्यान रह रहा है। सारा सब कुछ याद रखना है वो जरूरी नहीं है, कूलम मीटर पर न्यूटन सेकेंड हो जा रहा है। एक्सप्रेशन याद है, बस खत्म। आज इंग्लिश का नहीं होगा ना बेटा तुम्हारा,
डन। मैम कॉलम भी ऐसे ही हाँ हाँ बिल्कुल, ठीक है। ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज तुम्हारा कूलम भी है। डन। डाउट? ये डायरी में गया क्या? ओके, सो नेक्स्ट जो है, अब हमारे ग्राफ्स आ जाते हैं। लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ का 1 मार्क में अगेन पूछा जाता है, बहुत कॉमन कॉमन सवाल है ये सारे। ये आ गए बुक्स करंट, लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ। कलर कोड तुम लोगों का हट गया है ना? ये रहा लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ, हेडिंग दे दो। ये वाला भी जो है ना, जिनको रजिस्टर में नोट करना है वो रजिस्टर में भी नोट कर सकते हैं। ये भी सीधा सीधा उठ करके जाएगा डायरी में। ये गुड कंडक्टर के लिए हो गया ये वाला। ये तुम्हारा हो गया गुड कंडक्टर के लिए। तुम देख लो कहाँ गया, ये रहा गुड कंडक्टर के लिए। हेडिंग में खाली गुड कंडक्टर दे दो, है ना? डायरी में भेजो सीधा। V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होता है, तो इनिशियली वो स्ट्रेट लाइन है। फिर बहुत ज्यादा जब करंट फ्लो होता है तो हीटिंग इफेक्ट बढ़ता है, टेम्परेचर अगर बढ़ेगा रेजिस्टिविटी बढ़ रहा है, रेजिस्टेंस बढ़ रहा है। इस वजह से ये तुम्हारा अपने स्ट्रेट लाइन वाले पाथ से इवेंचुअली जब बहुत ज्यादा करंट फ्लो होने लगता है तो थोड़ा सा डेविएट हो जाता है। ऑलराइट, तो ये वाला ग्राफ बना लो। ठीक है, तुम्हारा तो बना हुआ होगा। हाँ, क्या बोल रहे हो? 3 बने हुए, यस। एक सेमीकंडक्टर का बनाएंगे और उसके बाद एक और तरीके का सेमीकंडक्टर रहेगा, गैलियम आर्सेनाइड का। गैलियम आर्सेनाइड, ठीक है। सो और वो तुम्हारे को बहुत बार पूछेगा, मतलब कि बहुत कॉमनली पूछा गया इसका, ठीक है। सो और इनका एक्सप्लेनेशन वगैरह ज्यादा नहीं पूछेगा, यहाँ पर खाली वो ओम्स लॉ फॉलो नहीं कर रहा है, दैट्स इट। सेमीकंडक्टर के केस में तो हम लोगों ने देखा ही था पॉजिटिव, ये फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस में, है ना? तो ये तुम्हारा इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर हो गया। इसको चाहो तो लिख लो यहाँ पर ना, सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर में हम लोग डिटेल में इन ग्राफ्स को स्टडी भी करेंगे। ऑलराइट, और ये हो जाता तुम्हारा गैलियम आर्सेनाइड। ये वाला सीधा सीधा तुम्हारे से पूछा है, VI ग्राफ या फिर IV ग्राफ बना करके दिखाओ फॉर गैलियम आर्सेनाइड। ये भी तुम्हारा एक सेमीकंडक्टर होता है, गैलियम आर्सेनाइड। मैम ये मार्क करने के लिए आता है वो नॉन लीनियर। हाँ हाँ, इसको सारा सब कुछ कर दो। ये तुम्हारा नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन में जा रहा है। नेगेटिव रेजिस्टेंस का तो कॉन्सेप्ट तुम्हारा है नहीं ओम्स लॉ में, है ना? यस। इसको लिख लो, गैलियम आर्सेनाइड या फिर गैलियम आर्सेनियम। डायरी में बनाना है।
डन, ओके। सो नहीं, यस, डायरी लाया है कि नहीं? डायरी क्रॉस चेक जरूर करते रहना, है ना? ये सारा लिखा हुआ है तुम्हारा, बीच में जो भी अभी मिस हुआ था ना सारा अभी तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा। कंप्लीट कर लिया था? अरे डन, ओके। सो रेजिस्टिविटी का टेम्परेचर के साथ तुम्हारा डिपेंडेंसी रहता है, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी। हेडिंग दे दो अपने रजिस्टर में भी, और ये एक्सप्रेशन को तुम्हारे को लिख लेना अपने डायरी में भी। डायरेक्टली इस फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आता है। तुम्हारा रेजिस्टिविटी जो है वो टेम्परेचर के साथ वेरी कर रहा है, वो हमारे को पता है ऑलरेडी, है ना? ये जो तुम्हारा रो टी है वो क्या है? रेजिस्टिविटी या टेम्परेचर टी। रो नॉट जो है वो क्या है? किसी रेफरेंस टेम्परेचर पर रेजिस्टिविटी है। अल्फा इज कॉल्ड एज द टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। क्लियर है? टी जो तुम्हारा गिवन टेम्परेचर है, टी नॉट तुम्हारा रेफरेंस टेम्परेचर है। तो चाहो तो इसको मीनिंग के साथ ही लिख लो। रो टी इज रेजिस्टिविटी एट टेम्परेचर टी, रो नॉट इज दी सेम एट रेफरेंस टेम्परेचर टी नॉट, अल्फा जो है वो तुम्हारा टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी है, एंड इसका डायमेंशन इज टेम्परेचर इनवर्स, है ना? डायमेंशन ऑफ अल्फा टेम्परेचर इनवर्स क्यों हो जाएगा? रो टी डिवाइडेड बाई रो नॉट। वो तुम्हारा उसका डायमेंशन जो है वो तुम्हारा कुछ भी नहीं रहेगा। तो और वैसे भी तुम्हारा 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी हो रहा है, तो 1 का कोई डायमेंशन नहीं है, तो अल्फा इंटू डेल्टा टी का भी कोई डायमेंशन नहीं होगा, तो अल्फा का डायमेंशन हैज टू बी टेम्परेचर इनवर्स। किसी को भी कोई भी डाउट? बेटर, सारा लिखा हुआ है ना? नहीं, टेम्परेचर डिपेंडेंसी है भाई। कौन सा वाला? कलर कोड नहीं है, कलर कोड हट गया। कलर कोड वाला सबसे इजी था, खाली वो सीक्वेंस याद रखना। इजी हटा है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स हटा दिए, खाली उसका डेरिवेशन है, पूरा का न्यूमेरिकल तो वही करना है। क्या? अरे वाह, ये इन लोगों का इस वाले चैप्टर में सीबीएसई वालों का सिग्निफिकेंट चीजें हटी हैं, तुम लोगों का तो कुछ भी नहीं हटा ऑलमोस्ट। इन लोगों का मीटर ब्रिज और पोटेंशियोमीटर बड़ा बड़ा टॉपिक हट गया, उसका खाली ये रहेगा, क्या कहते हैं, प्रैक्टिकल्स रहेंगे। वैसे तुम्हारा मीटर ब्रिज तो भी अटेंड कर लेना तुम लोग, पोटेंशियोमीटर रहने देना। मीटर ब्रिज इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। लास्ट ईयर देखो सीबीएसई में थोड़े बहुत जो है बोर्ड्स में एक आध क्वेश्चन सारे बच्चे तो बोल रहे थे, नहीं शायद थे भी कुछ आउट ऑफ सिलेबस, तो इसीलिए जो है एक गो थ्रू जरूर कर लेना है। डन, ओके। सो तुम्हारा टेम्परेचर डिपेंडेंसी आ गया। रेजिस्टिविटी का वेरिएशन का अगेन इंपॉर्टेंट है ये रेजिस्टिविटी का, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है ना ये तुम्हारा नाइक्रोम वायर का है। यहाँ पर इसका सुन लो पहले। नाइक्रोम वायर में तुम देखो, ये जो तुम्हारा मीटर ब्रिज में जो तुम्हारा वायर यूज होता है, पोटेंशियोमीटर में जो तुम्हारा वायर यूज होता है, उसमें हम लोग वायर जो यूज करते हैं वो नाइक्रोम होता है।
या फिर कॉन्स्टेंटिन होता है, ये सारा तुम्हारा स्पेशल क्यों है? इनका अगर तुम रेजिस्टिविटी का वेरिएशन देखोगे, यहाँ पर तुम देखो टेम्परेचर जो है वो तुम्हारा 200 केल्विन से जब चेंज हो रहा है तो रेजिस्टिविटी जो है वो बहुत हल्का सा ही तुम्हारा चेंज हो रहा है। यहाँ पर स्केलिंग देख रहे हो, यहाँ पर रेजिस्टिविटी 1 यूनिट है, उसके बाद फिर 1.1 माइक्रो ओम सेंटीमीटर इस यूनिट में है। तो बहुत ही ज्यादा ये थोड़ा सा ही तुम्हारा रेजिस्टिविटी वेरी कर रहा है विथ टेम्परेचर। ऑलराइट, बाकी सब में तुम देखो यहाँ पर टेम्परेचर का स्केल 50 केल्विन में ही जो है तुम्हारा, यहाँ पर इनिशियली तो तुम्हारा उतना ज्यादा रेजिस्टिविटी चेंज नहीं हुआ, लेकिन अगले 50 केल्विन में रेजिस्टिविटी में तुम्हारा अगेन काफी ज्यादा ये इंक्रीज कर जा रहा है 50 केल्विन में ही। यहाँ पर 200 केल्विन में तुम्हारा जरा सा इंक्रीज हुआ। सेमीकंडक्टर में तो तुम्हारा रेजिस्टिविटी कम ही हो जाता है। अब तो तुम्हारे को रीजन पता है, टेम्परेचर जब बढ़ता है, हमने सेमीकंडक्टर में ऑलरेडी पढ़ रखा है, जब तुम लोगों ने नहीं पढ़ा है, पढ़ लोगे तुम लोग भी इवेंचुअली। जब टेम्परेचर बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो वैलेंस बैंड से जंप करके कंडक्शन बैंड में ज्यादा जाते हैं। ऑलराइट, सो कंडक्शन बैंड में जो तुम्हारा इलेक्ट्रॉन्स जा रहा है, ऐसा नहीं है कि उनको वो इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा रहेंगे तो अगेन टकराव ज्यादा रहेगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा, है ना, टेम्परेचर बढ़ेगा तो, लेकिन उससे वो इफेक्ट से ज्यादा डोमिनेटिंग इफेक्ट कौन सा हो जाता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स जंप करने लग रहे हैं कंडक्शन बैंड में, तो इस वजह से कंडक्टिविटी जो है टेम्परेचर के साथ इंक्रीज हो रहा है, रेजिस्टिविटी डिक्रीज हो रहा है। सेमीकंडक्टर का भी तुम्हारा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये वाला नाइक्रोम वायर वाला जो है ना, वो तो तुम्हारा काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसका नोट करो। नोट तीनों तुम्हारे को, तीनों यहाँ पर ग्राफ्स इंपॉर्टेंट हो जाता है इस चैप्टर में। बिल्कुल भी नेग्लेक्ट नहीं करना है ना ग्राफ्स को। डायरी रिवीजन जो है ना, अब तुम लोगों का डेली शुरू हो जाना चाहिए। माही एंड समृद्धि, तुम लोग अपना पहले के जो 4 चैप्टर्स हैं ना, उनका डायरी नोट्स कंप्लीट कर लेना किसी से भी लेके। तुम लोग अभी कंप्लीट है, जो लेक्चर मिस हुआ था वो देख लिया था, क्योंकि वो लेक्चर में तुम्हारा सारा डायरी वगैरह का मैंने बता रखा था। कंप्लीट है ना? ओके, तो इन लोग में से किसी से भी ले लेना, तुम्हारा भी कंप्लीट ही होगा। अभी जो है ना तुम्हारा डायरी की वजह से तुम्हारा, अगर तुम डेली इस चीज को हैबिट में रखोगे ना, होगा ये कि तुम पूरे सिलेबस से तुम हमेशा कांटेक्ट में रहोगे, तुम एकदम डिस्कनेक्टेड नहीं फील करोगे कि अभी भी देखो तुम्हारा जनवरी एंड February 5 एट मैक्स तक के अंदर अंदर हमारा पूरा रिवीजन हो जाएगा। तो पहले वाले चैप्टर्स अगेन तुम्हारा क्या रहेगा, फिर से तुम भूलने लगोगे। उस चीज को ही अवॉइड करने के लिए तुम डायरी रिवाइज करते रहोगे। फॉर्मूलाज अगर सामने आएगा, तुम्हारे को डेरिवेशन जो है ना कहीं बैक ऑफ द माइंड चलता रहेगा। इन केस कोई डेरिवेशन तुम्हारे को लगता है कि तुम भूल रहे हो, डायरी रिविजन को तुम्हारे को डेली 15 मिनट्स देना है। रिचुअल बना लो इसको, डेली 15 मिनट्स देना, उससे ज्यादा नहीं देना। जितना हो गया अगले दिन उसके बाद वाले पेज से शुरू कर दिया। इस 15 मिनट में जो भी तुम्हारे को लग रहा है फॉर्मूला देख करके कि ये तुम्हारा मिसिंग है, तुम इसके डेरिवेशन को भूल रहे हो, उसके हिसाब से तुम्हारा फिजिक्स का प्लानिंग बनेगा। कि अगर तुमने डिसाइड कर लिया कि 1.5 घंटा तुम्हारे को फिजिक्स को देना है, हाफ एन आवर रखो पुराना टॉपिक को रिवाइज करने के लिए, 1 आवर रखो जो तुम्हारा यहाँ पर टॉपिक चल रहा है उसके असाइनमेंट और उसके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने में। ये तुम्हारा प्लानिंग रहना चाहिए। तो हाफ एन आवर का प्लानिंग हो जाएगा। जो तुम 15 मिनट्स डायरी रिविजन करोगे, उसमें जो जो डेरिवेशन तुम भूल रहे हो वो तुम्हारे को रिवाइज करना रहेगा उस हाफ एन आवर में। ये तुम्हारा डेली का प्लानिंग रहेगा। अगर तुम बहुत रिलैक्स तरीके से तुम अगर एग्जाम देना चाहते हो, बहुत इजीली तुम्हारा 90-95 प्लस आ जाएगा फिजिक्स में, प्रोवाइडेड तुम आज से तुम डे 1 मान लो, लेकिन आज से तुम्हारे को एकदम रिलीजियसली इसको फॉलो करना पड़ेगा, है ना, इसी सीक्वेंस को, इसी पैटर्न को। ऑलराइट, ओनली 1.5 आवर में बोल रही हूँ कि जाकर के सेल्फ स्टडी करो, बहुत है, आराम से हो गया। ठीक है, डन, बड़े आगे। सो नाइक्रोम वायर का खाली लिख लो, आज इतना ही रहेगा। फिर ये मटेरियल्स लाइक नाइक्रोम वायर, ये तुम्हारा अलॉय है ऑफ निकल, आयरन एंड क्रोमियम, एग्जिबिट वेरी वीक डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी विथ टेम्परेचर। मैंगनीन एंड कॉन्स्टेंटिन हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज। तो तुम्हारे को अगर मैंगनीन और कॉन्स्टेंटिन का भी पूछेगा तो तुम्हारा सिमिलर सा ही ग्राफ बनेगा। These materials are used widely in wire bound resistors. Assertion reason उन सब में भी तुम्हारे से पूछा जा सकता है, तो ये पैराग्राफ लिख लो।
नो। तो उसका आंसर ये है, लेटर से कि हमारे पास इस तरीके से बल्ब है ना। तो ये तुम्हारे पास सोर्स है, ये तुम्हारा बैटरी है। सो तनीषा ये पूछ रही है कि जैसे ही हम लोग स्विच ऑन करते तुरंत ही तुम्हारा बल्ब ग्लो करने लगता है, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी अगर तुम कैलकुलेट करके निकालोगे ना, वो तुम्हारा बहुत कम आता है। ठीक है, सो वो तुम्हारा बहुत ही ज्यादा कम आता है। तो जैसे ही हम लोग स्विच को ऑन कर रहे हैं तो फिर ये तुम्हारा बल्ब क्यों ग्लो करने लग रहा है। सो देखो, तुम्हारा करंट को फ्लो करने के लिए ये जरूरी नहीं कि इलेक्ट्रॉन निकल करके जो है यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन जो है वो तुम्हारा पूरा जब तक यहाँ तक नहीं पहुंचेगा ये वाला इलेक्ट्रॉन, तब तक बल्ब नहीं ग्लो करेगा। सारे ही इलेक्ट्रॉन्स तो एक बार में तुम्हारा ड्रिफ्ट करना शुरू कर जा रहे हैं ना, बस वही हमारे लिए काफी है। ठीक है, तो इस वजह से जो है तुम्हारा बल्ब जो है वो इमीडिएटली ग्लो करने लग जाता है। ठीक है, ओके। ओके। ओके बेटा, बाय। थैंक यू मैम। ओके।